भारत का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है। यह प्राचीन सभ्यताओं और साम्राज्यों की भूमि रही है। भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली कालों में से एक गुप्त साम्राज्य का काल था। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला यह युग अक्सर भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। यह शांति, समृद्धि और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों का समय था। गुप्त वंश ने अपने बुद्धिमान और शक्तिशाली शासकों के माध्यम से भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया। इससे स्थिरता और समृद्धि आई। व्यापार फला फूला, कला, विज्ञान और साहित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। साम्राज्य का प्रभाव उसकी सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। इसने दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। गुप्त साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, यह बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का समय था। इस काल में भारत के कुछ महानतम कवियों, नाटककारों और विद्वानों का उदय हुआ। गुप्त राजा कला और विज्ञान के संरक्षक थे। इस संरक्षण ने रचनात्मकता और नवाचार के स्वर्ण युग को बढ़ावा दिया। प्राचीन विश्व में गुप्त साम्राज्य ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ था। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियां अपने समय से बहुत आगे थीं। इन उपलब्धियों ने भारत और उसके बाहर भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति के लिए नींव रखी। गुप्त काल उस ऊंचाई का प्रमाण है जहां मानव सभ्यता शांति और समृद्धि के समय में पहुंच सकती है। गुप्तों से पहले उत्तर भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। ये राज्य अक्सर आपस में संघर्ष करते रहते थे, जिससे क्षेत्र में स्थिरता की कमी थी। इस विखंडन ने इस क्षेत्र को बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया था। बाहरी आक्रमणकारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि एकजुटता की कमी ने उत्तर भारत को कमजोर बना दिया था। यह इसी पृष्ठभूमि में था कि गंगा के मैदानों में एक नई शक्ति उभरी, गुप्त वंश। इस वंश ने धीरे धीरे अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। इस शानदार वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदर्शिता से गुप्त वंश को एक महान साम्राज्य में बदलने की नींव रखी। उन्होंने 320 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया। यह वह समय था जब गुप्त वंश ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक महत्वाकांक्षी शासक थे, जिनके मन में उत्तर भारत के खंडित राज्यों को एकीकृत करने का दृष्टिकोण था। उनकी यह महत्वाकांक्षा उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित करती है। चंद्रगुप्त प्रथम एक चतुर रणनीतिकार और एक कुशल योद्धा थे। उनकी रणनीतिक कुशलता ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बना दिया। वह शक्ति को मजबूत करने में गठबंधनों के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गठबंधनों का कुशलता से उपयोग किया। उन्होंने शक्तिशाली लिच्छवी साम्राज्य के साथ एक वैवाहिक गठबंधन किया। यह गठबंधन उनके साम्राज्य के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस गठबंधन ने उन्हें उपजाऊ गंगा के मैदानों पर नियंत्रण और बहुमूल्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान की। इन संसाधनों ने उनके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। एक सुरक्षित आधार और एक मजबूत सेना के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। इन अभियानों ने उनके साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तारित किया। उसने पड़ोसी राज्यों को जीत लिया, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। यह विस्तार उनके साम्राज्य को और भी मजबूत और प्रभावशाली बना दिया। उनकी जीत ने उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। यह उपाधि उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को दर्शाती थी। यह उपाधि अन्य शासकों पर उनकी सर्वोच्चता को दर्शाती थी। यह उनके नेतृत्व और विजयों का प्रमाण था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासन ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। यह नींव उनके उत्तराधिकारियों के लिए एक मजबूत आधार साबित हुई। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित की और अपने उत्तराधिकारियों के लिए साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए मंच तैयार किया। यह केंद्रीय सत्ता उनके साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि का आधार बनी। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था, जिसका अंत 335 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनके शासनकाल का प्रभाव बहुत गहरा था। हालांकि अपने छोटे से शासनकाल में उन्होंने वह हासिल किया जो कई शासक नहीं कर सके। उन्होंने एक मजबूत और एकीकृत साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने एक खंडित राजनीतिक परिदृश्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। यह साम्राज्य उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने महत्वाकांक्षा, साहस और रणनीतिक प्रतिभा की विरासत छोड़ी। यह विरासत उनके उत्तराधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।
उनके उत्तराधिकारी इस नींव पर निर्माण करेंगे। गुप्त साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति में बदल देंगे। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में सिंहासन ग्रहण किया। ये एक ऐसा समय था जब भारत में कई शक्तिशाली राज्य और साम्राज्य उभर रहे थे। उन्हें अपने पिता से एक शक्तिशाली राज्य विरासत में मिला था, जो पहले से ही एक मजबूत और संगठित साम्राज्य था। हालांकि समुद्रगुप्त केवल यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट नहीं थे। वह अपने साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। वह विजय की प्यास से भरे एक महत्वाकांक्षी शासक थे, जिनका सपना था कि उनका साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले। उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे बड़े सैन्य प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। उनका शासनकाल व्यापक सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसने गुप्त साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। इन अभियानों ने न केवल उनके साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उनकी शक्ति और प्रभाव को भी मजबूत किया। समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामों का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख उनके वीरता और साहस की गाथा को अमर बनाता है। उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित यह शिलालेख उनकी विजयों का विशद विवरण प्रस्तुत करता है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की वीरता और महानता का वर्णन किया है। यह उनका वर्णन एक पराक्रमी योद्धा, एक कुशल धनुर्धर और एक कुशल रणनीतिकार के रूप में करता है। उनकी युद्ध कौशल और रणनीतियां अद्वितीय थीं। समुद्रगुप्त के अभियानों ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई में पहुंचाया। उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैलाया। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनके विजय अभियानों ने उन्हें पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध कर दिया। उसने दक्कन में वाकाटक वंश के शक्तिशाली शासकों को हराया। यह विजय उनके सैन्य कौशल और रणनीति की उत्कृष्टता का प्रमाण थी। उसने पूर्वी भारत में भी कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अपने साम्राज्य की सीमाओं को बंगाल की खाड़ी तक बढ़ा दिया। ये विस्तार उनके साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। समुद्रगुप्त की विजय केवल क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं थी, वे उनके साम्राज्य की स्थिरता और शक्ति को भी सुनिश्चित करती थी। वे गुप्त साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने के बारे में भी थे। उनके विजय अभियानों ने गुप्त साम्राज्य को एक महान शक्ति बना दिया। उसने पराजित शासकों के प्रति अलग अलग नीतियां अपनाई। यह उनकी राजनीतिक कुशलता का प्रमाण था। कुछ को हराकर साम्राज्य में मिला लिया गया। यह उनकी शक्ति और प्रभाव को और भी बढ़ाता था। दूसरों को जागीरदार के रूप में शासन करने की अनुमति दी गई। यह नीति उनके साम्राज्य की स्थिरता और शांति को बनाए रखने में सहायक थी। इस व्यावहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें अपने विशाल साम्राज्य के भीतर स्थिरता बनाए रखने में मदद की। यह उनकी राजनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता का प्रमाण था। समुद्रगुप्त का शासनकाल केवल सैन्य विजयों के बारे में नहीं था। यह कला, संस्कृति और शिक्षा के विकास का भी समय था। वह कला और शिक्षा के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में कला और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। वह स्वयं एक कवि थे और उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से सुशोभित था। उनके दरबार में कई महान कवि और विद्वान थे। उनके शासनकाल में गुप्त स्वर्ण युग की शुरुआत हुई, जो शांति और समृद्धि का काल था, जिसमें कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। यह युग भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। पराक्रमी समुद्रगुप्त के शासनकाल के बाद गुप्त सिंहासन चंद्रगुप्त द्वितीय को मिला, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम उनकी वीरता और महानता को दर्शाता है। वीरता के सूर्य का अर्थ रखने वाला यह नाम एक ऐसे शासक के लिए उपयुक्त साबित हुआ जो गुप्त साम्राज्य के चरम काल में प्रवेश करेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 380 ईस्वी के आसपास सत्ता में आने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने चरम पर एक साम्राज्य विरासत में मिला, जो अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यह साम्राज्य न केवल क्षेत्रफल में बड़ा था, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध था। फिर भी उनका शासनकाल केवल महिमा को प्राप्त करने के बारे में नहीं था, बल्कि इसकी खेती करने के बारे में था। उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे और भी समृद्ध किया। चंद्रगुप्त द्वितीय एक चतुर राजनयिक और एक सक्षम प्रशासक साबित हुए। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया।
उन्होंने साम्राज्य को और मजबूत किया, इसकी सीमाओं को मजबूत किया और किसी भी आंतरिक संघर्ष को दबा दिया। उनकी नीतियों ने साम्राज्य को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों की हार। ये जीत उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक सोच का प्रमाण थी। लंबे संघर्ष के बाद हासिल की गई इस जीत ने साम्राज्य के लिए एक स्थायी खतरे को समाप्त कर दिया और गुजरात जैसे समृद्ध क्षेत्रों को गुप्त नियंत्रण में ला दिया। ये विजय साम्राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस जीत ने चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिलाई, जिससे एक महान विजेता के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। ये उपाधि उनके साहस और नेतृत्व की पहचान बन गई। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को उसके सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए सबसे अधिक मनाया जाता है। उनके संरक्षण में कला और विज्ञान ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। उनके संरक्षण में गुप्त साम्राज्य कला, साहित्य और विज्ञान के प्रकाश स्तंभ में बदल गया। उनके दरबार में कई महान विद्वान और कलाकार थे। पाटलिपुत्र के शानदार शहर में स्थित उनका दरबार उस युग के सबसे बेहतरीन दिमागों के लिए एक चुंबक बन गया। यह शहर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया। कालिदास जैसे कवि, जिन्हें भारत का शेक्सपियर माना जाता है, ने उनके दरबार की शोभा बढ़ाई। शकुंतला जैसे नाटक और महाकाव्य मेघदूत जैसी कालातीत रचनाएं की। उनकी रचनाएं आज भी साहित्यिक धरोहर मानी जाती हैं। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्रियों ने शून्य की अवधारणा और पृथ्वी के घूर्णन सहित अभूतपूर्व खोजें की। उनकी खोजों ने विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली। ज्योतिष में वराहमिहिर और कोश में अमर सिंह के योगदान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की बौद्धिक जीवंतता को और अधिक उजागर किया। उनके योगदान ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। यह काल वास्तव में स्वर्ण युग की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जिसमें समृद्धि और शांति ने अभूतपूर्व बौद्धिक और कलात्मक विकास को बढ़ावा दिया। इस युग में कला, विज्ञान और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ। लगभग 415 ईस्वी तक चले चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल उनकी बहुआयामी विरासत का प्रमाण है। उनके शासनकाल ने गुप्त साम्राज्य को एक नई पहचान दी। वह न केवल एक विजेता थे, बल्कि एक निर्माता, एक संरक्षक और ज्ञान के संवाहक भी थे। उनके शासनकाल ने गुप्त साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उनका युग वास्तव में गुप्त साम्राज्य के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा काल जो आज भी हमें प्रेरित और मोहित करता है। उनकी विरासत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।